नमस्कार, मैं ऋतु पल्लवी साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस लेखक और पुस्तक को लेकर यहाँ चर्चा के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, वह कोई आम लेखक या आम पुस्तक नहीं है। लेखक आम नहीं हैं क्योंकि इन्होंने अपने लेखन में जिन भावनाओं को स्वर दिया है, वो कोई आम भावनाएं नहीं हैं जिनकी चर्चा हम प्रायः करते हैं, बल्कि यह तो आम जन की अनुभूतियां हैं और ख़ास अनुभूतियां हैं। अगर जुमले में कहूँ तो ये दीवाने आम के दीवाने ख़ास हैं। पुस्तक आम नहीं है क्योंकि ये पुस्तक पहले तो नायक प्रधान नहीं है, नायिका प्रधान है, और दूसरे ये कोई ऐतिहासिक नायिका या आधुनिक नायिका नहीं है, बल्कि यह तो आद्य नायिका है, यानी नायिका की मूल प्रतिकृति। तो आइए स्वागत करते हैं अरुणाभ सौरभ जी का। ये आज के समय की सशक्त आवाज़ है, हिंदी साहित्य का जाना माना नाम। आज हिंदी साहित्य की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में ये प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी में अब तक इनकी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और चौथा है आद्य नायिका। इसके अतिरिक्त अपनी मातृभाषा मैथिली में भी सक्रिय हैं। 2 पुस्तकें मैथिली में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनुवाद का कार्य भी कर रहे हैं। असमिया, कन्नड़ और मैथिली से कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया है। पुरस्कारों की बात करें तो प्रतिनिधि पुरस्कार हैं, युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी से और नवलेखन पुरस्कार ज्ञानपीठ का। इससे पहले कि मैं कवि को आमंत्रित करूं उनकी नवीनतम कृति के साथ, कुछ पंक्तियां आपके सम्मान में। उल्लेखनीय है कि ये पंक्तियां मैंने आपके ही पिछले काव्य संग्रह को किसी और बहाने से पढ़कर लिखी थी। कवि तुम दिन के इतने आयाम हर पहर के विग्रह का परिणाम बनाते हो। राग यमन को सूत और करघे का प्रेम बताकर रागिनी सजाते हो। ऋतु नक्षत्रों को पार कर संसार और ब्रह्मांड की गणना से पड़े किसी अनूठे दिन की आस जगाते हो। न जाने किस बहाने से किस मुहाने तक पहुँचने को कविता की सजग, तीखी पर मीठी टेर लगाते हो। कवि तुम शहरों के भूगोल में अपने मन को इतिहास बनाते हो। बिहार को अपना प्यार बता भोपाल की झीलों पर झरना बन बह जाते हो। शहर क्या, गांव क्या, तुम तो अरस्तु और आर्किमिडीज को भी खींच लाते हो। बेबीलोनिया और मिस्र को मिलवाते हो। एक बात है पर मेरी समझ में, एक बात है पर मेरी समझ में इतना विस्तार बना, इतना अंबार लगा। इतना विस्तार बना, इतना अंबार लगा, इतना आकार बढ़ा, इतना संसार रचा कर ही तुम अपनी कविता से ही अक्षरशः पूरे ईमानदार मानव बन पाते हो। तो स्वागत है अरुणाभ जी का। जी बहुत शुक्रिया। तो हमें अपनी इस नवीनतम कृति के बारे में कुछ बताएं अरुणाभ जी। बहुत आभार ऋतु जी। देखिए, आद्य नायिका 4.5 वर्षों की मेहनत का प्रतिफल है। आद्य नायिका कृति में हमने इतिहास, मिथक, यथार्थ, समकालीन जीवन और मीजियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, उसमें जा कर के एक जो कविता, मतलब एक व्यापक क्राफ्टिंग के साथ जो कविता हो सकती थी, उसको गढ़ने की, लंबी कविता के पूरे शिल्प के साथ गढ़ने की कोशिश की है। यह आद्य नायिका सर्वप्रथम हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका है पक्षधर, उसने एक पूरे अंक में, 22वें अंक में इस कविता को ही प्रकाशित किया था। इसके संपादक दूधनाथ सिंह जी रहे थे, उसके बाद विनोद तिवारी जी इसका संपादन करते हैं। तो विनोद जी ने बहुत सलीके से एक पूरे अंक में एक ही कविता आद्य नायिका 2017 में प्रकाशित हुई थी। और 2017 चूँकि जो यक्षिणी, दीदारगंज की यक्षिणी है, उसको मिलने का 100वां साल था, तो ये इत्तेफाक था कि उसी साल ये प्रकाशित हुई और उसको उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर प्रसारित किया और उस पर एक बहुत गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद इसको आधार प्रकाशन के स्वामी प्रकाशक जो देश निर्मोही जी हैं, उन्होंने इसको आधार से
प्रकाशित किया है। अब तक की ये इस कविता लिखने के दौरान हमने कई संग्रहालयों, कई जो ऐतिहासिक जगहें, कई ऐतिहासिक विषय वस्तु से संबंधित जो आर्कियोलॉजी से संबंधित जितनी जगहें थी उसको जाके घूमा, देखा, और तब जा कर के इस कविता की संरचना जैसी बन पाई वो आपके सामने में है। जी, मैंने आद्य नायिका को लगभग 4-5 बार पढ़ा है और इसकी कुछ समीक्षाएं भी देखी हैं। मुझे लगता है कि लोग इसे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई प्रेम कविता कह रहे हैं, लेकिन मुझे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये उस युग के लोगों की, जो हाशिए पर लोग थे, उनकी संवेदना है, उनका स्वर है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या मैं सही हूँ? रितु जी, आप स्वयं कवि हैं, तो आप का जो यह मूल्यांकन है यह एक कविता के बारे में है। मैं जब अब ये कविता प्रकाशित प्रसारित हो रही है तो कवि अब इससे मुक्त है। अगर यह जो आपकी अवधारणा है वो भी, उसको भी मैं 100% सच मानता हूँ, और जिन लोगों ने यह कहा है कि ये इतिहास, ऐतिहासिक काव्य और इतिहास की परंपरा और महाकाव्य, जो लंबी कविता, जो जाकी रही भावना जैसी वाली स्थिति है। बहरहाल मेरे लिए आद्य नायिका है, जिसको लिखने के क्रम में मैंने अपनी जो पूरी ऊर्जा है उसको लगाया, और उस ऊर्जा के साथ इस कविता की संरचना हुई। तो जिस दिन ये पूरी हुई थी उसी दिन मैं बहुत अपने आप को बहुत रिलैक्स में मोड में चला गया, और उसके बाद अब लगातार अन्य माध्यमों से लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आद्य नायिका एक लंबी कविता है और लंबी कविता का अपना एक अलग विन्यास होता है, और चूंकि इसमें लंबा कथानक भी है तो कहीं कहीं ये महाकाव्य के पास भी पहुंच जाता है जी। और मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे इन दोनों रूपों की जो है वो झांकी मिली है इस पुस्तक में। आपका क्या कहना है इस बारे में? और विशेषकर जो प्रतीक आपने चुने हैं वो बड़े प्रभावी हैं, यक्ष, यक्षिणी, है ना, और उसी तरह सुग्गी, इनके बारे में कुछ बताइए। और यदि आप कुछ पंक्तियां भी पढ़ें इनसे संबंधित तो हमारे दर्शकों को और हमें अच्छा लगेगा। जी, देखिए, आपका प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। इससे संबंधित जो आद्य नायिका से संदर्भित जितनी बातें हैं उसको लेकर मैं क्या ही कहूँ, लेकिन जो इससे संदर्भित यक्ष, यक्षिणी और जो इतिहास और उसमें जो जाके सुग्गी, यानी इतिहास और मिथक का जो एक बहुत बढ़िया योग है इसमें, योग है। तो मैंने कोशिश तो यही की थी कि इतिहास दर्शन के बीच में हमारी जो मिथकीय चेतना है, जो मिथकीय प्रतीक है, उसका उपयोग एकदम उसी रूप में हो, सुग्गी सुग्गी की तरह रहे, बुद्ध बुद्ध की तरह रहे, यक्षिणी यक्षिणी, यक्ष यक्ष की तरह प्रस्तुत हो। जैसे एक संदर्भ है, वियोग का क्षण अनंत काल तक एक दूसरे से पृथक होकर कोई साधना करके वियोग में चले जाते, और चीख रहे थे कई प्रश्न हमें कि ची 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 रट लगाकर चीखती हुई आई सुग्गी। वो गा रही थी, प्रक्षिप्त यह संसार है कांटों का, प्रक्षिप्त यह संसार है, उद्भाव बारंबार है, कांटों का सरसंधान है, उस पर मगध का विधान है, विधि का विधान है। रटती रही सुग्गी वन उपवन में महलों के बीच की, इस बीच इसी उपवन का रक्षक जोर से चिल्ला कर, चुप सुग्गी, तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, तुम्हारे पंख नोच डालूंगा। बोली डर कर सुग्गी, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, बुद्ध विचार में हिंसा, भैया तुम रक्षक हो कि भक्षक, इतने क्यों आतुर, क्यों कुपित हो, चुप सुग्गी, इस रक्षक को और क्रोधित न करो, यह संसार प्रक्षिप्त नहीं है, न मगध कांटों का सरसंधान कर नया विधान लिख रहा है, यह मगध का संसार एकमात्र सत्य है, नित्य है, और मगध अब सत्य का नया अनुसंधान करेगा। तो इसमें कई ऐसे ऐतिहासिक पात्र भी आते हैं, जैसे पुष्यमित्र, शुंग, कुषाण, सातवाहन आदिकालीन जितने वंश है उनकी टकराहट, वो सब इसमें आएगा। जैसे योग गुरु पतंजलि के शिष्य
महान वीर योद्धा मगध सेनापति पुष्यमित्र शुंग होंगे सम्राट, कल सुबह होते ही होगा राज्याभिषेक, बोली सुग्गी और सम्राट बृहद्रथ। अट्टहास करता रहा रक्षक, बोला तुम्हारे प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राट, श्रेष्ठ वीर पुष्यमित्र के हाथों मारे गए, आज ही अपने सभी सेना नायकों को एकत्रित कर तुम्हारे सम्राट को भी आमंत्रित कर। सेना के सम्मुख अपनी तलवार से वीर पुष्यमित्र ने उड़ा दी उनकी गर्दन। वो आर्य परंपरा के प्रतिकूल थे, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया, समाप्त हुआ बृहद्रथ का कार्यकाल। इसीलिए प्रातःकाल में सूर्योदय के उपरांत मगध की सत्ता पर, उसके सिंहासन पर पुष्यमित्र शुंग का अभिषेक होगा। समाप्त हुआ मौर्य काल। सुनो सुनो सुनो, समाप्त हुआ मौर्य काल। प्रातः सूर्योदय के साथ ही मगध के स्वर्ण सिंहासन पर नए सम्राट पुष्यमित्र शुंग का अभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो, राजकीय आदेश है, जो बौद्ध भिक्षुओं का कटा हुआ मस्तक लेकर आएगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएगी। नहीं, ची ची करती रही सुग्गी, अनर्थ अन्याय, नए सम्राट अत्याचार न करो, नए सम्राट न करो न करो। ठहर दुष्टे, तुम्हें तुम्हारा भगवान बुद्ध बुला रहा है, उन्हीं के पास भेजता हूँ। कहकर हवा में तलवार उछाल कर दो अगल बगल छोर से गिरे उसके अंग छोटे छोटे, रक्त से सनकर धरती पर फड़फड़ा कर गिर पड़ी सुग्गी। नमो बुद्धाय। और सुग्गी का प्राणांत विचार फिर मारा गया और हत्या हुई कला की। ढेर सारे टिटही बटेर और असंख्य कौए चील के आर्तनाद में दहल गया पाटलिपुत्र। बृहद्रथ का कटा सिर लेकर विचारों की हत्या देखता रहा पाटलिपुत्र। बहुत बढ़िया, कितनी भव्यता और कितना यथार्थ परिचय इतिहास का, और उस संदर्भ को वर्तमान से जोड़ते हुए। अरुणाभ जी, अधिकतर लेखकों से पूछा जाता है कि, और विशेषकर ये रचना तो आपने 4 वर्ष लगा कर लिखी है और आपने कहा आपको बहुत प्रिय भी है, तो इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? कैसे आप प्रेरित हुए आद्य नायिका को लिखने के लिए? एक बात और, इस पुस्तक में प्रसंग आता है जहाँ पर एक बालक जो है वो दीदारगंज की जो प्रतिमा है उसके समक्ष खड़ा है और फिर अपना प्रण निवेदन करना चाहता है यक्ष बनकर, और करता है। तो क्या ये कहीं आपकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ भी हैं, ऐसा कोई अनुभव? कृपया उस पर प्रकाश डालें। दरअसल में इस कविता को लिखने के पीछे एक छोटा सा, मैं समझता हूँ कि हालांकि वो कारण क्या रहा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में, मनोमस्तिष्क में एक चीज़ बचपन से चलती रही। मेरा जो जनपद है सहरसा, हालांकि वो कोई ऐतिहासिक और बहुत विराट और भव्य नहीं है, लेकिन उस नगर में एक मूर्ति की स्थापना हुई एक बड़े से झील के किनारे में। मत्स्यगंधा तालाब था वो, उसके बाहर में रेलवे लाइन के ठीक सामने में एक बड़ी सी मूर्ति करीब 12-13 फीट की होगी। मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ कितनी उसकी ऊंचाई रही होगी। तो एक बड़े स्कल्पचरिस्ट थे बिहार के, जिनका नाम अनिल पृथ्वी था। उन्होंने सीमेंट की एक मूर्ति बहुत अच्छी बनवाई राज्य सरकार के निर्देश से, और वो एक मूर्ति, वो न्यूड मूर्ति वहाँ पर खड़ी थी। और एक, मैं 7-8 साल का बालक था, तो उसको देखता था तो मुझे अजीब लगता था वो। लेकिन एक चीज़ जो अपने यहाँ जो ख़ास करके, चाहे आप, मैं किसी राज्य विशेष को टारगेट नहीं करूँगा, वो पॉलिटिकल मामला तो अपना नहीं है, लेकिन जो चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी भाषी या जो ये इस तरह के राज्य हैं, उन राज्य के लोगों का जो सौंदर्य बोध है वो मुझे इस रूप में खटकता था कि उस मूर्ति, वो मूर्ति से अजीब लगती थी मुझे, लेकिन उस मूर्ति के साथ जो ट्रीटमेंट था वहाँ के लोगों का, वो मुझे बहुत आघात लगता था उससे। कोई उसके घुटने पर पान की पीक फेंक देता था, कोई उल्लेख किया है आपने पुस्तक में, इसका उल्लेख हुआ है। तो ये सारे प्रकरण जो देखता था, उसके अंगों के साथ जो छेड़छाड़, तो हमारा समाज कितना कला विरोधी, कितना स्त्री विरोधी, कितना मतलब सौंदर्य विरोधी है, ये चीज़ जब मैं बड़ा हुआ, और मतलब बड़ा क्या होऊंगा, लेकिन जब अवस्था धीरे धीरे उस लायक पहुंची कि मैं विचार कर सकता हूं, तो वो स्मृतियां मेरे दिमाग में बचपन से थी।
और वो मूर्ति भी मेरे दिमाग में बचपन से थी और लिखते लिखते इसको कर पाया। इसमें कई लोगों ने भी सहयोग बहुत किया, प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ों को संदर्भ जुटाने में। BHU में कई लोगों ने, कई मेरे मित्र हैं, एक अनूप भारद्वाज, उन्होंने सियाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय से जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की करीब 3-4 हज़ार 2-2.5 हज़ार पन्ने की सामग्री उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाई थी यक्ष संस्कृति से संबंधित। तो इस तरह से ये चीज़ें बनी। मतलब ये एक दिन का मसला नहीं था, वो बचपन की जो एक स्मृतियाँ थी और एक जो हमारा समाज किस हिसाब से कलाहीन, सौंदर्यहीन, स्त्री विरोधी और कला विरोधी हो गया है, वो भी मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं बतौर कवि वो चीज़ें, दबाव उसका था और वो चीज़ें परेशान करती थी। जी। किताब में ऐसा लगता है कि बौद्ध दर्शन का बहुत प्रभाव है जी। और मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन से जो है वह प्रभावित हैं। अब ऐसा इस कृति को पढ़कर लगता है या ये व्यक्तिगत रूप से भी सही है, ये तो आप ही बता सकेंगे। लेकिन ऐसे कई अंश हैं पुस्तक में। दूसरी ओर जो है वो चूँकि आपने कहा कि पॉलिटिकल बात हम नहीं कर सकते यहाँ पे, हम करेंगे भी नहीं, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं कि अब ब्राह्मण जो है वो अब उनकी सत्ता होगी, तो कैसे विरोध देखते हैं आप इन दोनों में? और बौद्ध दर्शन की जो बात है वो आप कैसे यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे? थोड़ा अपनी पंक्तियों के माध्यम से और बताएं तो अच्छा लगेगा। ये दरअसल में बौद्ध दर्शन से मैं कितना प्रभावित हूँ ये उतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बौद्ध दर्शन एक भारतीय दर्शन है और महत्वपूर्ण, मतलब भारत के, मतलब उनको तो सीधा भगवान बताया गया, भगवान बुद्ध। भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक कोट किया जाता है, अगर भगवान हम ना भी कहें तो बुद्ध को, और जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने विचार प्रसारित कराए और पूरी दुनिया में एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ। इस रूप में मैं बौद्ध दर्शन को देखता हूँ। दूसरी चीज़ कि एक जो मार्ग है वो बहुत सशक्त और मार्ग है और उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और जहाँ तक बात ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष का है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जो पन्ने हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष पर ही आधारित है। एक वंश दूसरे वंश पे आक्रमण और जो फिर उसके जो अंतर्विरोध हैं जितने, वो हमने दिखाने की कोशिश की। दूसरी बात कि अजातशत्रु का अखंड साम्राज्य, बिंदुसार, इसमें सारे वो प्रकरण आते हैं, सम्राट अशोक। तो चूँकि अब पाटलिपुत्र पर यहाँ बात आएगी तो वहाँ बौद्ध दर्शन होगा ही। पाटलिपुत्र स्वयं अपने आप में एक बहुत विराट और भव्य नागरी सभ्यता थी। इसमें हमने कहा कि एथेंस रोम से ज़्यादा प्राचीनता प्रसिद्धि इसमें हो सकती थी। बहरहाल कुछ पंक्तियां हैं, जैसे अमावस की रात, मौन और शांति की रात, सब कुछ अदृश्य, चहुं ओर गहनतम अंधकार, आकाश में न चंद्रमा न तारे, अमावस की रात केवल मौन, पसर रहा चारों ओर, केवल कीट फतिंगों का स्वर गूंज रहा, गर्मी की रात स्वेद बूंदों से सर लथपथ, देह लथपथ और उदासी, ऊमस, दुर्गंध, शवों के ढेर और मृत्यु की रात, मृत्यु का संगीत, मृत्यु का उत्सव मगध में, निरा शांति और ऊब की रात। रात के अंधेरे में जो दीवारें दिख रही हैं कठिनाई से, वो दीवार भी नहीं है, वो ढेर हैं केवल शवों के, ये कटे अधकटे अंगों के ढेर हैं, इसे दीवार न समझें। ये दुर्गंध, ये जमा हुआ काला खून जिसने कीचड़ का रूप ले रखा है, ये शांति, ये घोर हिंसा के बाद की शांति है, ये हत्यारी शांति की रात है जिसके शिकार हुए हैं या तो सैनिक या बौद्ध भिक्षु। और इसमें जो पाटलिपुत्र का संदर्भ जहाँ आता है उसको अगर आप देखें, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, स्वर्ण महलों अट्टालिकाओं वाला पाटलिपुत्र, जिसके शौर्य का गीत सुनाकर नर्तकियां नृत्य करती थी, धम्म महामात्रों ब्राह्मणों के हिंसक अहिंसक संघर्ष का पाटलिपुत्र,
श्रमणों राजुकों वाला पाटलिपुत्र। उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य से लेकर समूचा कलिंग, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन और राजगृह का कालांतरित रूप पाटलिपुत्र। उद्यानों, निकुंजों, विहारों वाला पाटलिपुत्र। दार्शनिकों, विदूषकों, विद्वानों की शरण स्थली और सम्राट अशोक के शौर्य, विजय, कुशल शासन की लहरती ध्वज पताकाएं, जिस नगर में सूर्य तब अस्त होता था जब पाटलिपुत्र स्वयं चाहता हो। दिव्यावदान महाग्रंथ की बौद्ध गाथाओं से पूछो, सर्वास्तिवादी विनय से, उदान से, स्थिर गाथा से, दीर्घागम से, बौद्ध चर्याओं के नियम, कुमारलात की कल्पना मंडीतिका ग्रंथ में देखो, क्या पाटलिपुत्र दुर्बल उत्तराधिकार में नष्ट हुआ है, या प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राटों ने निर्बल निष्क्रिय बना दिया पाटलिपुत्र। अन्यथा सभ्यता की प्राचीनता और भव्यता में एथेंस रोम कहाँ टिक पाता पाटलिपुत्र के आगे। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी कि पाटलिपुत्र ब्राह्मणों और बौद्धों के सत्ता वर्चस्व की नीति और षड्यंत्रों से तबाह हुआ। कलिंग विजय के उपरांत कलिंग के असंख्य विधवाओं बच्चों की आह से शापित हुआ यह नगर राज, और सैनिकों की रक्तश्लथ शवों की और उसके कटे फटे अंग और रक्त की दुर्गंध और रक्त सनी धरती पर कीच में डूबा हुआ नगर ध्वज स्वयं गिरता रहा। असंख्य विजयी अश्वों की हिनहिनाहट से कांपता नगर, अनेक वंशों के अभिमान और टकराहट से ध्वस्त, असंख्य साम्राज्यों के बनते बिगड़ते इतिहास का साथी एक नगर इतिहास में ही सिमट कर रह गया। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी, वज्जी में जब खड़ा हो रहा था गणतंत्र, तब पाटलिपुत्र रक्त स्नात का करवट ले रहा था। त्राहिमाम करती जनता को तुम्हारे रूप दर्शन और कलाओं की अपार लीला से अनंत सुंदर रूप से मिलता रहा संतोष। जो एक नगर पाटलिपुत्र जो देश समाज को सम्मोहित आतंक से डराता रहा है, मुझे सब याद है। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी, और यक्षिणी अगर तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध होकर पाटलिपुत्र तुम्हारे नाम कर दूं तो पैरों से ठोकर मार देना राजधानी को, क्योंकि यक्षिणी दीदारगंज की यक्षिणी तुम हो तो ये पाटलिपुत्र है, तुम नहीं हो तो पाटलिपुत्र एक दुर्घटना है जिसका नाम पटना है। बहुत बढ़िया। थोड़ा अब इतिहास से बाहर आते हैं और बात करते हैं स्त्री अस्मिता की। आपने इस पुस्तक के माध्यम से स्त्री अस्मिता को स्थापित करने का प्रयास किया है, ऐसा आपने स्वयं लिखा है इस पुस्तक में, और उसे आप नए संदर्भों की स्त्री से कैसे जोड़ते हैं? जो नए संदर्भ में जो स्त्रियां हैं, दरअसल देखिए इस कविता के भीतर की जो स्त्री है, जितने स्त्री प्रतीक हैं, वो हिंदी की जो पारंपरिक जो स्त्री को लेके प्रतिमान है उससे थोड़ा अलग है। इसमें स्त्रियां चट्टान सी कठोर होने की परिकल्पना है, पहाड़ की तरह मतलब अडिग, और आकाश की तरह। आज तक जो हिंदी कविता के पारंपरिक प्रतिमान हैं स्त्रियों को लेकर, उसमें कविता में स्त्री को चंद्रमा, कोमल, रुई के फाहों जैसा इस तरह की परिकल्पना आपको दिखेगी। इसमें कठोर है, इसमें पर्वत है, इसमें समुद्र की तरह है, सूर्य होना चाहती है। तो ये एक नया बिंब, नया प्रतीक है। और आज जो स्त्रियां हैं, आज की स्त्रियां वास्तव में हर मामले में, किसी भी मामले में पुरुष से कम तो नहीं है बल्कि आगे है। और हमें अगर समाज को सही दिशा में ले जाना है तो स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और इस पर पुरुषों को भी सोचने की ज़रूरत है, स्त्रियों को भी सोचने की ज़रूरत है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं आप ही की पंक्तियों के द्वारा इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तरह से आप जो है भारत के ऐतिहासिक गौरव को लौटा लाने का जो एक संवाद है वो भी आपने स्थापित किया है आज की पीढ़ी के साथ, कि तुम हो तो ये सभ्यता है, तुम हो तो संस्कृति, तुम्हें भूलने लगे लोग तो पाटलिपुत्र भी भूलने लगे, कि इतिहास भूल गए भूगोल, भूल गए लोग,
अपना प्राचीनतम नगर रोम एथेंस याद रहा और भूल गए पाटलिपुत्र। धन्यवाद।